हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे हम इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आते हैं। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन क्या पढ़ते हैं? हम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो पहले भी आपको पता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो साइंस की क्लास होती है उसमें पढ़ाया जाता है बायोलॉजी, थर्सडे फ्राइडे होता है फिजिक्स और सैटरडे को मिलती है केमिस्ट्री की क्लास। तो ये रोजाना जो है डेली क्लासेस होती हैं। हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर कल बहुत सारी चीजें बात करी थी और इसमें इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी मैंने सॉल्व कराया था। कई लोगों ने आंसर्स भी दिए थे लास्ट लेक्चर में, उसको भी मैं एक दिन डिस्कस करा दूंगा। 14 मीटर पर सेकेंड उसका आंसर हुआ करता था। इसके अलावा जो है आज का जो सेशन है वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिस पर फिजिक्स आधी टिकी हुई है, जिसको कहा जाता है न्यूटन्स के लॉ। जो न्यूटन्स के लॉ आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उनको एक नए तरीके से पढ़ेंगे, उसको नए तरीके से समझेंगे। तो आज का जो सेशन होगा वो होगा इनर्शिया और न्यूटन्स के लॉ के ऊपर। तो न्यूटन्स ने जो 3 लॉ दिए जिससे आधी से ज्यादा फिजिक्स हमारी सॉल्व हो जाती है, उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट समझेंगे, उनके डेली लाइफ के एग्जाम्पल समझेंगे, इनसे जुड़े हुए क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पर भी बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस के बारे में बात करेंगे हम। और इसी में एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है इनर्शिया, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जड़त्व। तो आज हमारी बात जो होगी इस इनर्शिया पे भी होगी, न्यूटन्स के लॉ पर भी होगी। न्यूटन्स का पहला लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहली बात करते हैं इनर्शिया की। ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये जो है कॉन्सेप्ट दिया था गैलीलियो ने। गैलीलियो का जो लॉ है, इसी को गैलीलियो के ही लॉ पर, मतलब जो गैलीलियो ने हमको कंक्लूजन दिया उसी पर न्यूटन ने लॉ फ्रेम किए थे। तो गैलीलियो ने क्या बताया था? एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको इनर्शिया या जड़त्व कहा जाता है। इसको समझिए। इसमें इन्होंने कहा कि जैसे कि अगर ये बॉल है, इस बॉल को अगर यहां पर छोड़ा जाए तो ये क्या होगी? यहां पर वापस आएगी। अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं तो फिर इस बॉल को जो है अगर हम छोड़ देंगे तो ये वापस से ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इस लाइन को अगर हम सीधा भी कर देंगे तो भी ये बॉल चलती ही रहेगी। तो इसको देखते हुए न्यूटन्स ने अपना पहला लॉ बना दिया। और न्यूटन्स का जो पहला लॉ है, न्यूटन का पहला जो नियम है, उसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया? क्योंकि इसमें जो ये कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी चीज जहां से चलती है वो वहीं पर जाने की कोशिश कर रही है। मतलब इस केस में ये बॉल यहां से यहां पहुंच रही थी, तो अगले केस में भी चाहे हमने लेंथ बढ़ा दी, ये बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक उसको उसकी जो एक रिक्वायर्ड पोजीशन है वो नहीं मिल जाती। और जहां पर वो जाना चाहती है, जो भी उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन है उसमें रहना चाहती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है, स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। कोई चलती हुई बॉडी है तो चलती ही रहेगी, मूवमेंट कर रही है तो मूवमेंट ही करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक उस पर क्या ना हो जाए, जब तक वो जो है अपनी इनिशियल पोजीशन पर ना पहुंच जाए, या जिस पोजीशन पर वो रहना चाह रही है वहीं ना पहुंच जाए। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर कोई बॉडी चलना चालू हो रही है तो वो मूवमेंट करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक उसकी पोजीशन कोई चेंज ना करे। तो इस चीज को कहा जाता है इनर्शिया, जो कि इन्होंने इस बेसिस पर दिया था। और बाद में न्यूटन ने इसी पर अपना एक लॉ बना दिया जिसको न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है, या न्यूटन का गति का नियम कहा जाता है। तो उसको हम समझेंगे। लेकिन वो किस पे आधारित था? वो गैलीलियो पर आधारित था। गैलीलियो ने जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था उस पर आधारित था। अभी इनर्शिया जस्ट मैंने ये बताया है कि किसका कॉन्सेप्ट था, तो ये कॉन्सेप्ट गैलीलियो का था। इसलिए इसको लॉ ऑफ गैलीलियो भी कह दिया जाता है, या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह दिया जाता है। किसके नाम पर? गैलीलियो के नाम पर। तो गैलीलियो ने इनर्शिया दिया और इनर्शिया के बेस पर न्यूटन ने फिजिक्स के अंदर कुछ लॉ बना दिए जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो न्यूटन को जो एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट मिला उसमें गैलीलियो का बहुत बड़ा रोल रहा। जो न्यूटन के गति के नियम आप पढ़ते हैं उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया? इनर्शिया का, जिसको हिंदी में मैंने आपको बताया क्या बोल देते हैं? जड़त्व कह देते हैं। तो जड़त्व का यहां पर थ्योरी लगी थी। न्यूटन को तो एक एप्पल गिरता हुआ मिला था, उसके बेसिस पर इसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, लेकिन उनमें से एक ऑब्जर्वेशन किसका था? गैलीलियो का था। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया ही आपको फर्स्ट लॉ में देखने मिला। और फर्स्ट लॉ में क्या बोला न्यूटन ने, तो उस पर बात करते हैं। तो देखा जाए तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन का पहला नियम, ये पूरा का पूरा किस पर आधारित था?
तो इनर्शिया पर आधारित था, जो मैं अभी बार बार बोल रहा हूं आपको, इनर्शिया या जड़त्व। तो ये है क्या? तो इसमें यही कहा गया, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, मतलब स्थिर अवस्था पर है, तो वो स्थिर ही रहेगी। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। मतलब अगर कोई बॉडी के अंदर मूवमेंट है, उसके अंदर गति है, वो अगर चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। कब तक चलती रहेगी? कब तक वो रेस्ट पे रहेगी या कब तक चलती रहेगी? इसी को कहा जाता है पहला नियम। और कब तक रहेगी? जब तक इस पर क्या ना लगाया जाए, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। उस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कहा जाएगा? बाह्य बल। मतलब इसको डेफिनेशन में क्या कहा जाए न्यूटन के पहले नियम को, तो सुनिए। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट will remain at rest. If a body is in motion, will remain at motion until and unless external force is applied on it. This is the first law of motion. मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, या अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, चलती हुई अवस्था में है, तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर कोई बॉल आपके यहाँ रखी हुई है, अगर आपके टेबल पे आपकी बुक रखी हुई है, तो वो बुक रखी रहेगी। कब तक रखी रहेगी? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं। तो बेसिकली आप जब उसको खोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप क्या लगा रहे हैं? आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स की बात करी किसने? न्यूटन ने करी। लेकिन इस पे जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट था कि कोई भी चीज जो है वो अपनी वही पोजीशन पर रहना चाहती है, उस कॉन्सेप्ट को इनर्शिया कह दिया जाता है। इसलिए न्यूटन के नियम को भी क्या कहा गया? लॉ ऑफ इनर्शिया कहा गया, या जड़त्व का नियम कहा गया, जिसमें गैलीलियो ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे और न्यूटन ने जोड़कर एक नया लॉ बना दिया, जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण देखा जाए तो अगर ये फुटबॉल है तो ये फुटबॉल रेस्ट पर है, ये क्या है? स्थिर अवस्था पे है। तो ये कब तक यहीं रहेगी? जब तक इस पर कोई क्या ना करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई होगा तो ये मूवमेंट करने लगेगी। और ये कब तक मूवमेंट करती रहेगी? ये कब तक मूवमेंट करती रहेगी? तो जब तक मूवमेंट करती रहेगी जब तक इसके ऊपर भी कोई एक्सटर्नल आपका क्या ना लगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मान लिया जाए ये अगर इस नेट से टकराई तो ये नेट जो है इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक बाह्य बल लगा रहा है। तो ये जो है न्यूटन ने पहले नियम में ये चीज कंक्लूड करी कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी एट मोशन विल रिमेन एट मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यहां पर बात होगी एक्सटर्नल फोर्स की। अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज, जैसे ये तो फुटबॉल हो गई थी, कि कोई भी चीज जो है आप सोचेंगे तो आप बोलेंगे कि सर कोई भी चीज अगर रेस्ट पे रहती है तो रेस्ट पे तो रह जाती है, लेकिन हमने ये देखा है कि कोई भी चीज मोशन में भी होती है तो कुछ समय बाद रेस्ट में आ जाती है। मान लिया जाए आपने कोई बॉल फेंकी, वो बॉल कुछ देर बाद जाकर तो रुक जाती है। और न्यूटन का नियम कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में, कोई गतिमान अवस्था में, तो हमेशा गतिमान में रहना चाहिए। तो वो रुक क्यों जाती है? तो वो रुक इसलिए जाती है, जब हमने उसको बॉल को फेंका तो जब वो अर्थ से टकराई, वो पृथ्वी से टकराई, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, और फ्रिक्शन भी तो उसको एक बाह्य बल जैसा ही काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जैसा ही काम कर रहा है। अगर हम बात करें कि आपके घर में फैन चल रहा है, फैन तब तक चलता रहेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी, उसके बाद वो घूमता क्यों नहीं रहता है? क्योंकि एयर भी तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रही होती है, एयर भी धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये जो है न्यूटन का लॉ वहां पर भी अप्लाई होता है, जहां पर आप देख रहे हैं जैसे आपने गाड़ी को एक्सीलरेशन दिया, तो एक्सीलरेशन देते देते आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन कुछ देर बाद आपको वापस से उसको एक्सीलरेट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सीलरेट नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि सड़क जो है वो आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, तो फ्रिक्शन के कारण वो धीरे धीरे चीजें जो है आपकी रोक दी जाती है। तो उस पर भी बात करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स पर भी, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स भी वो क्या हो जाता है? एक एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है। तो बेसिकली न्यूटन के नियम में यही कहा गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक रहेगी जब तक उस पर क्या ना लगा दिया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से हो गया। इसके अलावा जो है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको और देखिए ध्यान से, तो इस पर हम बहुत सारे, हमको क्या आएंगे एग्जाम्स में, तो प्रीलिम्स एग्जाम्स में हमें यहां पर सीधे सीधे एग्जाम्पल्स आएंगे। डेली लाइफ के कोई भी उदाहरण आपको उठाकर दे दिए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है,
और मेंस में जब आएगा ये क्वेश्चन तो मेंस में आपको सीधे सीधे न्यूटन्स के लॉ आएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, उसमें जो है आपको एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे, तो आपको वहां मन से लिखना पड़ेगा। लेकिन पेपर में क्या होगा, या तो आपसे इनर्शिया पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज इनर्शिया, या इनर्शिया जो लॉ ऑफ इनर्शिया उसी को क्या कहा जाता है, इस तरह का न्यूटन का फर्स्ट लॉ किस पे बेस था। तो यहां पर जो है बात की जा रही है, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर इस पर कोई भी तरह का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो फोर्स अप्लाई करने पर अगर इसमें मूवमेंट आएगा तो वो क्यों आएगा, क्योंकि वहां पर लग रहा है एक एक्सटर्नल फोर्स। अगर देखा जाए तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया आपने इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों ही अगर बराबर हैं, मतलब आप मान लो 10 न्यूटन का फोर्स कोई यहां से लगा रहा है, 10 न्यूटन का कोई फोर्स यहां से लगा रहा है, तो 10 और 10 तो बराबर हो गए ना। यहां पर नेट फोर्स कितना हुआ, तो नेट फोर्स तो यहां पर 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 होने के बाद इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। मान लिया जाए कोई इस डायरेक्शन में इस पर 100 न्यूटन का बल लगाए तो वो उस तरफ चला जाएगा, क्यों, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। तो यहां पर बैलेंस, मतलब जैसे आप सोचें कि किसी पर फोर्स लगाने से क्या वो मूवमेंट होने लगता है, तो ऐसा नहीं होता है। आप दीवार पर कितना भी फोर्स लगा लिए तो आपका जो फोर्स है वो फोर्स दो चीजों से मिलकर बना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मतलब आपका जो बल है वो किसका बराबर है, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। और अगर हम बात करें किसी भी चीज में जो है जब तक मूवमेंट नहीं होगा, जब तक वो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होगा तो वो तो रेस्ट पर ही रहेगा। तो यहां पर आपके मास भी है आपकी बॉडी में, एक्सेलरेशन 0 है, त्वरण कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो फोर्स का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो फोर्स में लगाने पर क्या होना चाहिए, फोर्स लगाने पर आपका किसी बॉडी के अंदर जो मास है और उसके अंदर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसको आप फोर्स कहेंगे। लेकिन ये फोर्स तो आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये बॉडी अगर रेस्ट पर है, स्थिर अवस्था पे, तो स्थिर ही रहेगी, ये अगर चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यही न्यूटन के पहले लॉ में कहा गया। इसके अलावा इसी लॉ को हमने क्या बोला, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपको बहुत जगह फील होगा। इसी को न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ये आपको कहां देखने मिलता है, तो ये आपको तब देखने मिलता है कि मान लिया जाए जड़त्व का नियम क्या था, इनर्शिया जो मैं बोल रहा था, जो किसने बताया था हमें इनर्शिया, इनर्शिया जो था वो गैलीलियो ने बताया था। तो इनर्शिया या जड़त्व में यही बात की गई कि कोई भी जो चीज है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर जाना चाहती है, या आपकी जिस पोजीशन पर वो है, जिस भी अवस्था में वो है उसी अवस्था में रहना चाहती है, वो अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहती। जिसको जैसे आपने कंफर्ट जोन सुना होगा कि लोग अपन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो उनके लेवल का नहीं है, या उनको लगता है इसमें बहुत मेहनत लगेगी, तो वो उसी में रहते हैं। उसी से आप समझ सकते हैं कि उसी चीज को क्या कह दिया जाता है, इनर्शिया। कि कोई भी चीज जो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहे, जो इस अवस्था में उसको अच्छा लगता है उसी में रहने की जो प्रक्रिया होती है उसको इनर्शिया या जड़त्व कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर कोई बस मूव कर रही है, अगर कोई बस मूव कर रही है, किसी बस में आप खड़े हैं, वहां पर आप फोन चला रहे हैं, तो चलाते चलाते अगर बस पे ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने पर आप कहां आएंगे, आप आगे की तरफ आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जो आपकी बॉडी थी वो बस के साथ मूव हो रही थी, लेकिन बस तो रुक गई। बस ने तो अपने ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया ब्रेक से, लेकिन आपने तो ब्रेक नहीं लगाया अपने ऊपर, तो आप क्या होगे, आप आगे की तरफ आ जाओगे। वैसे ही एक रुकी हुई बस है, तो रुकी हुई बस में आप क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, रेस्ट में हो। तो रेस्ट पे आप हो और बस एकदम से चलने लगी, तो बस ने जो है एक्सीलेटर देकर अपने ऊपर एक बाह्य बल लगा दिया, लेकिन आपने अपने ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया, तो आप तो वहीं रहोगे, आप तो रेस्ट पर ही रहोगे। बस आगे जाएगी, तो बस आगे जाने पर आप क्या होगे, आप पीछे की तरफ खिसक जाओगे। मतलब अगर आप यहां पर, ये बस रेस्ट पे थी और सडनली मोशन में आ गई, सडनली ये गति में आ गई, तो आप किस तरफ जाते हो, आप पीछे की तरफ जाते हो। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, आप ट्रेन बस में इस तरीके से जब ब्रेक्स लगते हैं, तो चलती हुई बस में अगर ब्रेक लगेगा तो आप आगे की तरफ गिरते हो, और अगर रुकी हुई बस एकदम से चलेगी तो आप पीछे की तरफ जाते हो। तो वो क्यों जाते हो, ड्यू टू इनर्शिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बेसिकली कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा हो आपने कि कोई सिक्का रखा हो एक कार्ड के ऊपर, और बहुत जल्दी से अगर आप ये जो इस कार्ड को हटाओगे तो वो सिक्का जो है अपनी रेस्ट अवस्था पे ही रहेगा और नीचे चला जाएगा। तो ये भी चीज क्या है, ये भी इनर्शिया ही है। तो ये इनर्शिया
या जड़त्व ही होता है, इसलिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को क्या कह देते हैं आप, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। कोई भी वस्तु जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर वो स्थिर अवस्था में रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मूवमेंट में है तो मोशन में रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। जैसे आपकी पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई नहीं करनी है तो आप नहीं कर रहे हो। कब तक? जब तक आपको वो सब्जेक्ट समझने ना आए, या तो आपको कोई वैसा समझाए नहीं, या आपके माइंड के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और वो एक्सटर्नल फोर्स बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आपका मोटिवेशन, आपको क्या करना है लाइफ में, वो सारी चीजें आपको जो है एक्सटर्नल फोर्स के तौर पर काम करती है। नहीं तो इंसान काम नहीं करना चाहता है। जो भी लाइफ में सबको जो चीज मिल रही है उतने में ही खुश रहना चाहता है। बट जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो लाइफ के स्ट्रगल हैं, वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ जैसे हैं, वो आपकी स्टेट को बदल देते हैं। स्टेट मतलब आप जिस अवस्था में थे उसको बदल कर रख देते हैं। तो सेम गोज टू अवर एग्जाम ऑल्सो। तो हमारे एग्जाम्स में भी एक्सटर्नल फोर्स आते रहते हैं, जिसमें हम कुछ प्रेशर हमारे लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बेसिकली अगर आप बाइसिकल चला रहे हो, बाइसिकल चलाते समय अगर कोई आगे पत्थर आ गया तो बेसिकली आपकी साइकिल तो रुकेगी। आप क्या होगे, ये जो साइकिल थी ये तो मोशन था, तो इसका मोशन तो रुक गया, लेकिन आपके अंदर जो मोशन था, क्योंकि आप तो बाइसिकल पर बैठकर मूव ही कर रहे थे, तो आप क्या होगे, आगे की तरफ गिर जाओगे, क्योंकि आप जो थे वो मोशन में थे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रहना चाहती है मोशन में, और ये भी आपको देखने मिलेगा। तो ये सारी चीजें हो गई फर्स्ट लॉ के अंदर। अब बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, ये क्या बताता है? तो ये बहुत ही सिंपल सी बात करता है। इसमें एक चीज आती है जो मैं आपको पहले बता दूं तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें बात होगी एक चीज की जिसको कहा जाता है मोमेंटम। इसको हिंदी में कहा जाता है संवेग। तो ये मोमेंटम क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझिए। मोमेंटम का पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी की बात करते हैं, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। ये क्या होगा आपका, ये होगा संवेग। तो संवेग हमेशा किसके बराबर होता है? तो संवेग हमेशा होता है द्रव्यमान और वेग के गुणा के बराबर। तो मतलब ये क्या है, तो कोई भी वस्तु है इस संसार में तो उसमें क्या है, उसमें मास है। हमारी बॉडी में मास है, और अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है, हमारी बॉडी में मूवमेंट है, तो मूवमेंट होने पर हमारे अंदर क्या आ जाता है, मूवमेंट कर रही है बॉडी, मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? तो वेलोसिटी आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि वेग को हम लिखते हैं क्या, वेग को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब आपका विस्थापन अपॉन समय। यही क्या हो जाता है, आपका वेग हो जाता है। तो विस्थापन किसी भी चीज में अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसके अंदर विस्थापन है, और उसको जो समय लग रहा है उस दर को कह दिया जाता है वेग या वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो हर चीज में मास है और उसके अंदर अगर वेलोसिटी है तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, उन दोनों के गुणा को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था वो कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, वो बात करता है चेंज ऑफ मोमेंटम की। चेंज ऑफ मोमेंटम, देखिए ये शब्द आपने कई बार सुना होगा कि भाई आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो सुना होगा कि मोमेंटम अभी इस टीम की तरफ है और मोमेंटम शिफ्ट हो गया, किसी ने विकेट ले लिया या कोई जो है किसी ओवर में किसी ने बहुत सारे रन स्कोर कर दिए, तो बोला जाता है कि मोमेंटम पूरा दूसरी टीम की तरफ शिफ्ट हो गया। तो मोमेंटम जो है वो इसलिए यूज किया जाता है, ये है फिजिक्स का वर्ड मोमेंटम, जिसमें आप मास, हर बॉडी चीज के अंदर मास है और वो अगर किसी स्पीड से चल रहा है, किसी वेलोसिटी से चल रहा है, हम जब उन दोनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो संवेग हो जाता है। तो बेसिकली जो सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ में यही चीज आएगी। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ में ये आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज यहां पर बताई गई है कि जो आपका बल होता है वो बल किसके बराबर है, तो बल जो है संवेग, और यहां पर ये डेल पी का, देखिए जो संवेग होता है उसको पी से दर्शाया जाता है। उसको किससे दर्शाया जाएगा, पी से दर्शाया जाएगा। तो ये देख लीजिए कि संवेग को हम पी से दर्शाते हैं, और डेल का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम,
चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब संवेग बदलने की दर। संवेग बदलने की जो दर होती है उसको आप क्या कह देते हैं, उसको आप जो है, अगर संवेग बदलने की जो दर है, दर मतलब समय है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जो बल होता है वो किसके बराबर है, तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो चेंज इन मोमेंटम समझ लेते हैं यहां से कि हमें यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलती है जो कि फोर्स से जुड़ी हुई है। तो वो जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, घबराना नहीं है इस लॉ से। यहां पर बस ये चीज समझिए कि क्या बोला जा रहा है कि जो फोर्स है वो फोर्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आपका जो संवेग बदलने की जो दर है, दर का मतलब समय के साथ जो संवेग बदल रहा है उसको क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो फोर्स जो होता है, मतलब अगर डेल पी का मतलब है टी का, तो डेल पी का मतलब क्या हुआ, डेल मतलब चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब कि P1 कोई मोमेंटम हो सकता है, कोई P2 मोमेंटम हो सकता है। मान लिया जाए यहां पर कि भाई P1 और P2 मतलब ये भी आपका क्या है, एक संवेग ही है, और ये भी आपका एक संवेग ही है, लेकिन ये संवेग बाद का है, ये पहले का है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो ऐसे ही यहां पर भी आप बोल सकते हैं कि दो तरह के आपके पास संवेग हैं, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग। तो ये जो डेल पी होता है ये होता है P2 माइनस P1। इसको आप क्या लिख देंगे, डेल पी लिख देंगे, तो जो यहां पर लिखा हुआ है। तो देखिए किसी भी चीज में जो है वेग बदल रहा है। अब वेग बदलेगा तो क्या बताइए कि आप जैसे कि साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते आपकी जो वेलोसिटी है वो कभी होती है 10 मीटर पर सेकेंड, कभी बढ़ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ये तो आपकी वेलोसिटी हो गई v1 v2, लेकिन आपका p1 का मतलब क्या है, तो p का मतलब होता है m इंटू v। तो m इंटू v1 और p2 क्या हो जाएगा, m इंटू v2। v2 का मतलब ये आपका जो अंतिम वेग यहां लिखा है आपने, अंतिम वेग का मतलब फाइनल वेलोसिटी। ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल मतलब आपका प्रारंभिक वेग। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, mv1 mv2। तो मान लिया जाए किसी बॉडी का अगर मास 2 है, v जो है 10 है, तो ये क्या हो गया इसका मोमेंटम 20 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो जाता है पूरा का पूरा। इसी को न्यूटन सेकेंड भी लिख दिया जाता है, इसको भी आप न्यूटन सेकेंड लिख सकते हो मोमेंटम को। ये भी मैं आगे मोमेंटम जब पढ़ाऊंगा और भी डिटेल में तो आपको यूनिट्स वगैरह वैसे तो आप कर लेंगे आसानी से। तो मान लिया जाए P2 में क्या आ रहा है, मास आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि आप साइकिल चला रहे थे, कभी आपकी साइकिल चलाते स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, कभी बढ़ते बढ़ते वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो दोनों ही टाइम क्या आपका मास बदला, मास कहां से बदलेगा, मास तो आपका हमेशा रहेगा, आपका जितना वजन पहले था उतना ही वजन बाद में रहेगा। तो मास हमेशा क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा, बस क्या चेंज हो रहा होगा, v और v2 यही बदल रहा होगा। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब इस फॉर्मूले में क्या लिखा जा सकता है, ऐसा m P2 माइनस m, यहां पर देखिए P का मतलब क्या है, तो P का मतलब है m इंटू v। तो क्या हम इसको P2 में V2 लिख सकते हैं और P1 में V1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो P2 की जगह आप लिख दीजिए क्या, m इंटू V2 माइनस m इंटू V1, यही हो गया आपका। इसके अलावा नीचे क्या आ रहा है आपका, T आ रहा है। तो देखा जाए तो क्या आप इसमें से m कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो m V2 माइनस V1 हो गया, और यहां पर क्या आ गया, T आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा V2 माइनस V1 है। तो V2 का मतलब कि प्रारंभिक वेग माइनस V1 मतलब इनिशियल और अपॉन T। और मुझे बताइए जब मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था, तो एक्सेलरेशन में याद करिए मुझे, त्वरण को तो हमने लिखा था ऐसा, v माइनस यू अपॉन टी को हम लिखते थे a। v का मतलब होता था फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब होता था इनिशियल वेलोसिटी। और हमने यहां पर v2 और v1 जो लिखा है वो फाइनल और इनिशियल ही तो लिखा है, प्रारंभिक और अंतिम वेग ही लिखा है। तो v बाय टी,
v/t का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है। तो इस तरीके से हमें क्या इक्वेशन मिल जाती है, इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। तो सेकंड जो लॉ कहता है वो यही कहता है कि F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मतलब बल हमेशा किसके बराबर होता है, उसके अंदर मौजूद द्रव्यमान और उसमें मौजूद त्वरण के मल्टीप्लिकेशन या गुणा के बराबर होता है। तो सेकंड लॉ से आपको यह मिलता है सबसे पहले कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज आ जाएगा तो रेट शब्द या दर शब्द का मतलब ही होता है समय। तो अगर किसी में बदलाव हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, हमेशा क्या निकल जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो इससे हमको ये इक्वेशन मिली है फर्स्ट लॉ से, F इज इक्वल्स टू ma। अब ये इक्वेशन कैसे कारगर है इसको समझना है, ये तो बस सीधे सीधे फॉर्मूले की बात हो गई। तो आपको पता होना चाहिए सेकंड लॉ से हमें फोर्स की इक्वेशन मिली, बल की इक्वेशन मिली, जो किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन की। ये मत भूलिएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो भाई आपका F इज इक्वल्स टू ma की तो बात करी हमने। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि कोई रॉकेट या जेट प्लेन जो उड़ता है उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उसके इंजन के द्वारा, वो फोर्स किसके इक्वल है, इसका मास तो हमेशा कैसा रहेगा, मास तो हमेशा सेम रहेगा, और एक्सेलरेशन जो इसमें मौजूद रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, फोर्स के बराबर ही रहेगा। तो फोर्स जो है वो किस पर डिपेंडेंट करता होगा, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता होगा और मास पर भी डिपेंड करता होगा। अगर ये प्लेन हल्का हो, मतलब इसका मास जो है अगर कम होगा तो क्या होगा, देखा जाए तो देखिए, अगर कोई मास है इस पर आपको एक्सेलरेशन लगाना है, मतलब इसको आपको मूव कराना है, तो अगर इसका मास आप क्या कम कर दें, इसका मास अगर ये हल्का होगा, जैसे आपने देखा होगा जो गाड़ियां हल्की होती हैं जैसे, तो उनके अंदर जो है एवरेज वो ज्यादा देती हैं, क्योंकि इंजन से वो पेट्रोल की खपत कम करती हैं और वो जितना पावर जनरेट करना है वो ज्यादा कर सकती है। तो बेसिकली अगर यहां पर मास कम हो जाएगा तो मास कम होने से क्या होगा, कम फोर्स में ही एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसको समझने के लिए मान लिया जाए कहीं पर लिखा है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का अगर किसी चीज पे फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के ही इक्वल होगा। और मान लिया जाए उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसका जो मास है वो है 2 kg, तो इसके इक्वल ये आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन यही सेम चीज अगर हम बात करें कि ये जो है मास इसका जो है, इस मास पर यहां पर आप कितना फोर्स जनरेट कर ले रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंडेंट है, मास पर डिपेंडेंट है। तो अगर ये जो मास है आपका, इस मास को आप बढ़ा दें और एक्सेलरेशन को भी बढ़ा दें तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो बेसिकली फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। तो देखिए यहां पर दो चीजें यहां पर समझनी है आपको कि जो फोर्स होता है, इस फोर्स किसके इक्वल है, मास तो है, मास इंटू एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब आप समझ ही चुके हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, त्वरण बटे समय होता है, मतलब ये वेग बटा समय होता है, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। और किसी भी चीज में जो वेलोसिटी डेवलप हुई है वो किसके कारण हुई होगी, किसी ना किसी चीज में उसमें मोशन आया होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा। तो जब भी आप किसी चीज का फोर्स देखते हैं तो वो फोर्स मास पर भी डिपेंड करता है, वो एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है। तो जितना आप बढ़ाते जाएंगे इन चीजों को, अगर आपको फोर्स बढ़ाना है, फोर्स अगर कहीं पर बढ़ाना है तो भाई आपका क्या होगा, उस फोर्स बढ़ाने से आपका एक्सेलरेशन में भी इंक्रीज होना चाहिए, मास में भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि अगर कोई चीज हल्की है तो उस हल्की पर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आसानी से आगे बढ़ेगी। इस प्लेन का अगर वजन कम हो जाएगा तो उतने ही कम फ्यूल में ये और तेजी से भागेगा और कम फ्यूल की खपत होगी। लेकिन फोर्स जो है हमेशा किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के। ये किससे पता चलता है हमें, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम था उसने ये बोला कि बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, किसी के अंतर्गत जो संवेग बदलने की जो दर होती है उसके बराबर होता है। मतलब द चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा और उसके रेट ऑफ चेंज पर, जो हमने पहले बात करी। तो इस तरीके से हमें यहां से इक्वेशन मिल गई कि फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मास और एक्सेलरेशन के। अब देखिए ये अप्लाई कहां होता है, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले की बात हुई। अब एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इसके। जैसे आपने देखा हो कि कभी क्रिकेट मैच में किसी को कैच पकड़ते देखा होगा, तो कैच पकड़ते समय क्या होता है कि कैच पकड़ते समय देखा होगा आपने, लोग हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं। क्यों खींचा जाता है, क्योंकि बॉल जो आ रही होती है बहुत स्पीड से आ रही होती है,
तो बॉल की स्पीड को आप कम कैसे कर पाएंगे, मतलब वो जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को कम कब किया जा सकता है, वो तब कम किया जा सकता है, इस फोर्स को कम किया जा सकता है जब आप उसके एक्सेलरेशन को कम करो, क्योंकि मास में तो आप कोई चेंज नहीं कर पाओगे। आपको क्या कम करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा उसका एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को कम करने के लिए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है जो आपने अभी बात करी कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेग बटा समय। और वेग किस पर डिपेंड करता है, वेग डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, विस्थापन पर। अगर किसी चीज का विस्थापन कम कर दिया जाएगा तो उसका त्वरण भी कम हो जाएगा। तो देखा जाए तो क्या होता है कि सडनली अगर आप बॉल की तरफ हाथ लेकर जाओगे तो बॉल आपके हाथ से टकराएगी और छिटक जाएगी, बाहर गिर जाएगी। लेकिन जब आप उसको पीछे लाते हो तो अल्टीमेटली क्या करते हो, आप उसके फोर्स को ही कम करते जाते हो। उसके फोर्स को कम करने से आप ये करते हो कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। लेकिन आप उसको पीछे लेकर आ रहे हो तो आपकी हथेली से जब वो टच होते हुए आ रहा है तो उसके अंदर क्या नहीं हो रहा है, उसके अंदर विस्थापन नहीं हो रहा है। ज्यादा विस्थापन नहीं होगा तो त्वरण ज्यादा नहीं होगा, त्वरण ज्यादा नहीं होगा तो फोर्स कम लगेगा। सेम चीज और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनको आप देखेंगे तो देखिए यहां पर आप एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि अगर आप किसी का मास है 10 kg, इस 10 kg के मास को आप खींच रहे हैं तो मान लिया जाए ये आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका क्या करें, आप इसमें डबल 2 लोग लगा दें, और 2 लोग लगाने पर आप क्या करेंगे, इसको खींचेंगे तो ये जो 2 लोग हैं यहां फोर्स कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं। और वही अगर आप इसको डबल कर दें और फिर खींचें तो ये उतनी तेजी से आगे नहीं आएगा। तो यहां पर सीधा सीधा ये रिलेशन आ जाता है कि फोर्स हमारा दोनों ही चीज पर डिपेंडेंट है, मास पर भी डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन पर भी डिपेंडेंट है। मास अगर बढ़ा दोगे तो आपको फोर्स भी बढ़ जाएगा, और अगर आप एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा था यहां पर F कर रहा था, यहां पर फोर्स कैसा हो गया, 2F हो गया। और यहां पर आपका क्या हुआ, यहां मास को तो आपने डबल कर दिया, यहां पे मास को तो डबल किया, यहां 2 लोग भी लगा दिए। लेकिन जब आपने यहां पर मास को डबल किया और एक ही व्यक्ति को लगाया तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो हाफ हो जाएगा, यहां पर एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, यहां पर एक्सेलरेशन सिंपल रहेगा। तो उस तरीके से ये तीनों चीजों में वेरिएशन आते हैं। अगर आप फोर्स को अलग करोगे तो इन चीजों में भी चेंज आता जाएगा। और ये जो है ये कैसे पता चलता है हमको, तो अगर आप स्मॉल मास रखोगे, अगर आपके पास मास कम होगा, मतलब आपका द्रव्यमान कम होगा, तो आपका क्या ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, त्वरण ज्यादा होगा। और अगर आपके पास मास ज्यादा होगा तो आपका त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण कम हो जाएगा। ये तो सीधी सी बात है। जैसे मैंने बताया कि अगर बहुत भारी चीज है उसको अगर आप खींचोगे तो वो तो आगे आएगी नहीं, कोई हल्की चीज है तो वो आसानी से आगे आएगी। तो सीधी सी बात है, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन अपने आप कम हो जाएगा। तो इसको जो है हम इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई फोर्स कैसे होते हैं, फोर्स हमेशा बैलेंस्ड अवस्था में होते हैं, एक बैलेंस बनाकर चला जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। और कब तक रहेगा, न्यूटन के पहले लॉ ने कह दिया तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये जो है, अगर हम बात करें कि फोर्स की वैल्यू मान लिया जाए 10 न्यूटन की है, अगर हम इसका मास 2 ले लेते हैं तो एक्सेलरेशन 5 रहेगा। और अगर हम इसका मास कम कर देते हैं, ये मास कम करके 1 कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो भी यहाँ 10 ही आएगा। तो बेसिकली जब पिछला जो हमने देखा कि मास कम करने पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ जा रहा है, त्वरण बढ़ जा रहा है। और अगर हम इसको ही बढ़ा देते हैं अगले केस में, मान लिया जाए इसको 5 कर दें, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप मास बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन त्वरण को कम करेंगे, और जब मास कम करेंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। ये एक चीज पता चली। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये जो मास होता है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका एक और रिलेशन है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से गिरता है तो ऊपर से गिरने पर उसके अंदर क्या है, वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी का चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। लेकिन एक्सेलरेशन के साथ साथ मास तो उसका हमेशा एक जैसा ही है। लेकिन आपने देखा होगा अगर ये व्यक्ति किसी पत्थर पर गिर जाए, कोई स्टोन पर गिर जाए, तो क्या होगा,
बहुत ज्यादा इंजरी होगी, बहुत चोट लग सकती है। लेकिन इसी जगह आप क्या कर दें, रेत वहां पर बहुत सारी डाल दें या आप फोम डाल दें। तो फोम डालने से, रेत डालने से आप क्या कम कर रहे हैं इसका, आप उस चीज का फोर्स को कम कर दे रहे हैं। क्यों फोर्स को कम कर दे रहे हैं? नहीं तो यहां पर अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो चोट भी ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप सैंड और फोम को वहां पर अप्लाई कर देते हैं तो वो चीज क्या होती है, सैंड और फोम को लगाने से आप उसके फोर्स को कम कर रहे हैं। फोर्स को कम करना का मतलब कि क्या है कि बेसिकली फोर्स तो आपका जो भी है, मास तो आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास तो सेम रहेगा। फोर्स को कैसे कम किया जा सकता है? फोर्स को ऐसे कम किया जा सकता है कि आप उसका एक्सेलरेशन को कम कर दें। और एक्सेलरेशन को कम कैसे किया जा सकता है? वेलोसिटी को कम करके, वेग को कम करके। और वेग को कम कैसे किया जा सकता है? तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको कम करके। तो डिस्प्लेसमेंट को कम कैसे किया जा सकता है कि भाई जैसे कि आपने यहां पर अगर फोम लगा दिया तो फोम पे क्या होगा, वो व्यक्ति अंदर की तरफ जाएगा और धीरे धीरे उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकदम स्टोन पे गिरेगा तो पूरी तेजी से जो भी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उतने से ही वो फोर्स पूरी तरह से अप्लाई करेगा और वहां पर सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट हो रहा होगा। और जहां फोर्स ज्यादा जनरेट हो रहा होगा तो चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन रेत पर गिरने पर, फोम पर गिरने पर, इन चीजों पे, पानी में गिरने पर क्या हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है तो व्यक्ति बढ़ जाता है। सेम चीज कैच लेते टाइम भी ये चीज होती है। तो यहां पर एक चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है। अभी तो हम फोर्स की बात कर रहे थे, तो एक्सेलरेशन जो न्यूटन्स का लॉ बताया गया कि एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन मास पर डिपेंड करता है। मतलब अगर एक्सेलरेशन में फोर्स अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और अगर मास कम होगा तो मास कम होने पर भी एक्सेलरेशन बढ़ेगा। देखिए F को मान लिया जाए कि 10 है और M को मान लिया जाए 5 है, तो यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। अगर मैं ये 10 को 20 कर दूं तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। मतलब अगर मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। और अगर मैं मास को बढ़ा दूं, मास को यहां पर 10 कर दूं तो क्या होगा, यहां पर 2 ही आ रहा है। मतलब जब आप मास को बढ़ाएंगे, स्मॉल नेट फोर्स, लार्ज मास, स्मॉल एक्सेलरेशन। मतलब अगर आपका मास ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो इस रिलेशन से ये पूरी की पूरी चीजें हैं और इसके बहुत सारे डेली लाइफ एग्जाम्पल हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें कि बेसिकली आपने किसी बेसबॉल खेलते हुए प्लेयर को या किसी को बैटिंग करते हुए देखा होगा, तो उसके पास बैट तो वही रहता है, लेकिन अगर उसको सिक्सर मारना है या कोई अच्छा शॉट खेलना है तो उसको क्या डेवलप करना पड़ता है, एक्सेलरेशन को डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि वहां तो मास क्या है, मास हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है, बैट तो उतने ही वजन का है। तो अगर उस पर फोर्स ज्यादा लगाना है तो उसको एक्सेलरेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो तब जाकर शॉट दूर जाएगा। वहीं पर अगर किसी को कैच करना है तो अपने हाथों को पीछे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को धीरे धीरे जब कम करेंगे तो फोर्स कम अप्लाई होगा, तब जाकर वो चीज कैच कर पाएगा। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने घरों पर कुछ चीजें मंगाई होंगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाया होगा या घर पे कोई कांच के बर्तन खरीदे होंगे, तो देखा होगा उसके अंदर जो है कई तरह के वेस्ट मटेरियल टाइप से भरे जाते हैं, कई कागज के टुकड़े होते हैं, कई भूसे टाइप की चीजें होती हैं, उनको भर दिया जाता है। या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेंगे तो इस तरीके का आपने देखा होगा, इसमें एयर बबल्स होती हैं, इन एयर बबल्स को आपने फोड़ा भी होगा। तो बेसिकली आपका फोन आता है या कोई टीवी आती है या फ्रिज आता है, इसको इस चीजों से कवर कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर भी न्यूटन का सेकंड लॉ लग रहा होता है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या होता है, बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ में ये चीज होती है कि अगर ये प्रोडक्ट बार बार हिलेगा, ये प्रोडक्ट में अगर शेकिंग होगी, बहुत ज्यादा हिलाव होगा, तो क्या होगा, हिलने पर ये जो है चीज टूट भी सकती है, बार बार टकराएगी तो टूट जाएगी। तो ये टूटेगी कब, जब इसके अंदर फोर्स लगने पर क्या हो, मूवमेंट हो। तो हम इस चीज को लगाने से करते क्या है एक्चुअल में, तो देखा जाए तो इसके अंदर मास तो है, तो मास मतलब द्रव्यमान में तो हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स में कैसे बदलाव किया जा सकता है, तो फोर्स में ऐसे बदलाव किया जा सकता है इसके एक्सेलरेशन पे। देखिए यहां पर ये चीज समझ गए तो आपको आ जाएगा समझने, कोई टफ चीज नहीं है। एक्सेलरेशन त्वरण किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम के, मतलब वेग बटा समय होता है। और वेग किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर इस वस्तु को हमने इस चीज से बांध कर रखा है या कांच के बर्तनों में कुछ पेपर्स डाल के रखे हैं, कुछ जो है पेपर के बॉल्स या थर्माकोल्स को लगा के रखा है, तो क्या होता है, उससे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है।
और अगर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अगर किसी चीज का शून्य हो गया तो आपका उसका वेग शून्य हो गया, और वेग शून्य हुआ तो उसका त्वरण शून्य हुआ, और अगर उसका एक्सेलरेशन 0 है तो उसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, मास कितना भी हो, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो 0 ही आएगा, और इस 0 के कारण ये चीज सेफ रहेगी और खराब नहीं होगी या टूटेगी नहीं। तो वहां पर भी सेकंड लॉ लग रहा होता है। तो हमारी डेली लाइफ में ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे। न्यूटन्स का थर्ड लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर समान क्रिया की उतनी ही बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो है आपका थर्ड लॉ में कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, लेकिन किस दिशा में, उसकी उल्टी दिशा में होती है ना। अगर ये चीज यहां पर टकराएगी तो टकरा कर वापस जाएगी। इसके भी आपने कई जो है देखे होंगे, कई तरह के जो एग्जाम्पल इसमें आपको बुक्स में दिए रहते हैं कि अगर जैसे आप नाव से उतर रहे हैं तो जब आप आगे पांव रखेंगे तो नाव पीछे की तरफ जाएगी, दिस इज योर एक्शन, यहां पर होगा रिएक्शन। इसके अलावा रॉकेट का अगर हम देखें तो रॉकेट में से ये क्या निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं। तो ये गैसेस पीछे की तरफ आती हैं और रॉकेट उतनी ही स्पीड से आगे की तरफ जाता है। तो ये जो है इसका एक्शन है गैसेस का, और इसके ऊपर हो जाता है रिएक्शन। तो ये भी चीज है। सेम चीज आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करने पर आप हाथ चलाते हैं, तो हाथ जो चला रहे हैं वो एक्शन है, और उसके कारण जो आप आगे बढ़ रहे हैं वो उसका रिएक्शन है। तो न्यूटन्स का लॉ भी बहुत ही सिंपल है, थर्ड लॉ। तो यहां पर जो है हमने 3 लॉ पढ़े हैं, तो 3 लॉ को थोड़ा सा डिटेल में एक बार समरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन का जो पहला नियम था, न्यूटन के कितने नियम हैं, तो न्यूटन के 3 नियम देखें। तो पहले नियम में क्या कहा गया, तो देखिए इसी को क्या कहा जाता है, ध्यान से, ये लिखा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसको क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु मूव कर रही है, मतलब अगर किसी भी चीज में गतिमान अवस्था में मूवमेंट है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई चीज रेस्ट पर है, कोई स्थिर अवस्था पे, तो रेस्ट पर ही रहेगी। कब तक, अनटिल एंड अनलेस, तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई क्या ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, कोई भी तरह का बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम कहता है F इज इक्वल्स टू एम ए, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो इससे मैंने अभी आपको बताया था कि A इज इक्वल्स टू हो जाता है F अपॉन एम। तो इससे मोर फोर्स मीन्स मोर एक्सेलरेशन। अगर आपका फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, और अगर मोर मास मीन्स लेस एक्सेलरेशन। अगर मास ज्यादा तो आपका एक्सेलरेशन कम। सीधी सी बात, ये 2 निकल कर आती हैं। और तीसरा लॉ कहता है जितना आप एक्शन करेंगे उतना ही बराबर रिएक्शन होगा। जितना आप पढ़ाई करेंगे उसकी उतनी ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो होप ये न्यूटन्स के नियम आपको समझने आए होंगे। इसके अलावा आज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिए, जिनको आप ट्राई करेंगे। तो व्हाट इज द अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। जब लिफ्ट के नीचे की ओर गति कर रही होती है तो व्यक्ति का स्पष्ट भार कितना होगा, इक्वल टू द एक्चुअल वेट, ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट, लेस देन द एक्चुअल वेट, या 0 रहेगा। वास्तविक वजन के बराबर, वास्तविक वजन से अधिक, वास्तविक वजन से कम, या 0 रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई टू विच ऑफ दीज, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, या ऑल ऑफ द अबव। न्यूटन का गति का तीसरा नियम इनमें किस पे लगता है, गुरुत्वीय बल पर, चुंबकीय, बिजली, या ऊपर के सभी। इसके बाद द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट्स फ्रॉम रेस्ट और मोशन इज नोन एज। किसी पिंड की अपनी विराम अवस्था या गति को बदलने की असमर्थता के रूप में जाना जाता है। किस चीज को, ताकत को, गति को, विस्थापन को, या जड़ता को, या इनर्शिया को, ये आपको बताना है। ये 3 क्वेश्चन आज ही के जो लेक्चर्स हैं उसी पर बेस्ड हैं। तो होप कुछ चीजें आपको समझने आई होंगी। इसके अलावा कोई डाउट है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे PDF ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक नई बुक आई है जो डॉक्टर गौरव गर्ग सर के द्वारा लिखी गई है, जिसमें 1000 MCQ हैं अलग अलग टॉपिक से, इनको भी रेफर कर सकते हैं। तो होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।